तो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट टू ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट। क्लोज टू द अर्थ अराउंड इट, कि अर्थ के करीब जो सैटेलाइट मूव कर रही है उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है वो कितनी होती है, जिसको हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं, वो कितनी होती है, वो उसने पूछा हुआ है। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, कोई फॉर एग्जाम्पल क्या, ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और यहां पर अर्थ के बिल्कुल करीब कोई सैटेलाइट क्या कर रही है, ये ऐसे अर्थ के क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। ओके हो गया। तो कहते हैं कि जो अर्थ के करीब तरीन जो सैटेलाइट मूव कर रही है उसकी जो मिनिमम वेलोसिटी है, मतलब जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है किसी सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द मूव करने के लिए, वो कितनी होती है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करते हैं, हम पहले भी इसका फार्मूला पढ़ के आ चुके हैं कि A इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, क्योंकि इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होगा, लीनियर हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है ना ये सैटेलाइट, वी स्क्वायर बाय आर। और आर क्या है, आर हमारे पास है रेडियस ऑफ अर्थ, आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो इसमें एक्सेलरेशन इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक ही जगह जी पुट करें तो वी स्क्वायर बाय आर, और यहां पर हम क्या करेंगे कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर और v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी आर। तो इस फार्मूले की मदद से हम पता कर सकते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी सैटेलाइट को कितनी रिक्वायर्ड है अर्थ के गिर्द मूव करने के लिए। तो वो हम फाइंड करते हैं। तो v इज इक्वल टू जी आर, अब g की वैल्यू कितनी है 9.8, और अर्थ का रेडियस कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो जो इससे आंसर आता है वो कितना आता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर किसी कोई सैटेलाइट अर्थ के करीब मूव कर रही है तो उसको जो कम से कम वेलोसिटी चाहिए वो 7.9 किलोमीटर पर सेकंड है। इतनी वेलोसिटी होगी तो वो क्या करेगी, अर्थ के गिर्द इस तरह से रिवॉल्व कर सकती है। और याद रखें जैसे जैसे ये सैटेलाइट दूर जाती जाएगी वैसे वैसे ये वेलोसिटी कम होती जाएगी। ओके हो गया। ये जो वेलोसिटी है ये जस्ट अर्थ की सरफेस के करीब जो सैटेलाइट मूव कर रही है ये उसकी सिर्फ वेलोसिटी है कि इतनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड है किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द मूव करने के लिए, लेकिन अर्थ के करीब तरीन है। और यहां पर हमने अर्थ का रेडियस क्यों लिया है, ये वाला जो जहां पर जिस पाथ पे ये मूव कर रही है, जिस सर्कल में ये मूव कर रही है उसका रेडियस क्यों नहीं लिया, क्योंकि अर्थ की सरफेस से लेकर ये जिस पाथ में मूव कर रही है ये जो डिस्टेंस है ये बहुत ज्यादा छोटू सा है, इसलिए हमने इसको निगलेक्ट कर दिया है और हम जस्ट अर्थ का रेडियस ही हम ले रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वो मिनिमम वेलोसिटी जो किसी सैटेलाइट को रिक्वायर्ड है अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स इन सिंपल सिचुएशन, एंगुलर मोमेंटम एंड एंगुलर वेलोसिटी, कि बताएं एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। याद रखें कि एंगुलर मोमेंटम हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, एंगुलर एक्सेलरेशन हो, इन सब की डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, जिसको हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। राइट हैंड रूल से किस तरह से फाइंड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल है ये मार्कर है और ये मार्कर इस तरह से रोटेट कर रहा है, ये मार्कर क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है, मतलब इस तरह से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम तो होगा। अब आपने क्या करना है, जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को कर्ल करना है। पहले राइट हैंड से इसको पकड़ना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। थंब हमें बताएगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को। कौन कौन सी इसने डायरेक्शन पूछी हुई है, एक पूछी हुई है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी की। तो जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी। और अगर यही बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे रोटेट कर रहा है, तो फिर से इसको राइट हैंड में पकड़े और फिंगर्स को कर्ल करें जिस डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे फिंगर्स को कर्ल करें जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो थंब हमें बताएगा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को। इन तीनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम ही होगी।
ओके हो गया, तो हम राइट हैंड रूल से इसको हम फाइंड करते हैं। जिस डायरेक्शन में रोटेशन मोशन हो रही है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करें, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन व्हाई एन ऑब्जेक्ट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज सेड टू बी फ्रीली फॉलिंग। यूज योर एक्सप्लेनेशन टू पॉइंट आउट व्हाई ऑब्जेक्ट अपीयर वेटलेस अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के गिर्द ऑर्बिट कर रहा है तो हम क्यों कहते हैं कि वो फ्री फॉल कर रहा है। एक तो ये आंसर करना है, और दूसरा आंसर ये करना है कि अगर वही जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ के गिर्द ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि इसका वेट, इसमें वेट लेसनेस की कंडीशन, इसका वेट 0 है, ऐसा क्यों है। तो वो चीज़ देखते हैं। देखिए पहले हम देखते हैं कि ये फ्री फॉल क्या है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये वेटलेसनेस क्या है, वेटलेसनेस क्या है। फिर से बता चुके हैं कि अगर इनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो इन सब की वीडियोस अपलोड मैंने की हुई हैं। तो जल्दी से इसको रेज करते हैं भाई, बोर्ड हमारा गंदा हो गया है। अच्छा देखिए, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, ये अर्थ है, ये जनाब साहब अर्थ है, ठीक है। और यहां से मैं किसी सैटेलाइट को लॉन्च करता हूं, मैं किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च करता हूं, और ऑब्जेक्ट को पहले मैं कम वेलोसिटी, कम स्पीड देता हूं। तो जब कम उसको मैंने वेलोसिटी दी, यहां से जो आप ये कह लें कि जिस वेलोसिटी में उसको ऐसे थ्रो कर रहा हूं, तो वो क्या करेगा, अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसे फ्री फॉल करता हुआ अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी तो वो गिर जाएगा। मैं उसको और वेलोसिटी दूंगा, थोड़ी दूर जाके गिर जाएगा। मैं उसको और वेलोसिटी दूंगा, थोड़ी और दूर जाके गिर जाएगा। लेकिन इतनी वेलोसिटी अगर आप उसको दे दें कि उसका ये जो कर्वेचर है ये अर्थ के कर्वेचर के बराबर हो जाए, तो वो क्या करेगा, अर्थ के गिर्द वो भी ऑब्जेक्ट क्या करने लग पड़ेगा, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करने लग पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। अब इसी जंतर मंत्र को समझते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, अर्थ का कर्वेचर है, ये क्या है, अर्थ का कर्वेचर है। और मैंने इतनी वेलोसिटी से इसको फेंका कि ये अर्थ पे आके गिरा नहीं है, बल्कि अर्थ के गिर्द सर्कुलर पाथ में ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग पड़ा है। ऐसा ही है। अब जो इसका ये जो कर्वेचर है ना, ये जो इसका कर्वेचर है, ये जो इसका सर्कुलर पाथ का कर्वेचर है, ये और अर्थ का कर्वेचर मैच कर गया। अब जब मैच कर रहे हैं ना, तो ये अर्थ के अंदर नहीं गिरेगा। याद रखें कि ये जो सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा है ना, ध्यान इधर करना है, ये जो सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा है, ये हर वक्त अर्थ की तरफ गिर रहा है। ये क्या कर रहा है, हर वक्त अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो भाई गिर क्यों नहीं जाता, तो देखते हैं। देखिए गिर इसलिए नहीं जाता, यहां पर आया तो अर्थ की तरफ गिर रहा है, यहां पर आया अर्थ की तरफ गिर रहा है, यहां पर आया अर्थ की तरफ गिर रहा है। तो अर्थ के अंदर क्यों नहीं गिर जाता, क्यों? क्योंकि अर्थ का कर्वेचर और इसके जो सर्कुलर पाथ का कर्वेचर है वो दोनों मैच कर गए। और जब भी अर्थ का कर्वेचर और सर्कुलर पाथ के इसके कर्वेचर मैच कर जाएंगे, तब ये अर्थ के अंदर गिरेगा नहीं। तो इस कंडीशन में अब हम ये कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये फ्री फॉल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। जैसे मार्कर है ना, मार्कर को अगर मैं ऐसे छोड़ दूं तो बिल्कुल ऐसे नीचे आएगा। मार्कर क्या करेगा, नीचे आएगा। तो जब मैंने इसको छोड़ा ऐसे नीचे आ रहा है, इसका मतलब है ये फ्री फॉल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है। ठीक है। तो ये जो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, हर वक्त फ्री फॉल कर रहा है, हर वक्त फ्री फॉल कर रहा है, अर्थ की तरफ गिरता है, हर वक्त अर्थ की तरफ गिर रहा है। लेकिन गिर क्यों नहीं जाता, क्योंकि इसका कर्वेचर उसका कर्वेचर मैच कर रहा है। तो हम कहते हैं ये क्या कर रहे हैं, ये फ्री फॉल कर रहा है। अच्छा दूसरी चीज है कि कोई भी बॉडी जो फ्री फॉल कर रही है उसका वेट 0 हो जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए हमें वेट फील किस वजह से होता है, हमें वेट फील होता है, जैसे ये हमारे पास अर्थ है और ये जो बंदे का, ये जो इंसान इस पे खड़ा हुआ है, इसका वेट की तरह डाउनवर्ड है, ऐसे ही है ना। इसके मुकाबले में अर्थ इस पे एक रिएक्शन की फोर्स लगाती है अपवर्ड। तो ये जो हमें अपना वेट फील होता है वो इस रिएक्शन फोर्स की वजह से होता है जो अर्थ हम पे लगा रही है, उसकी वजह से हमें अपना वेट क्या होता है, फील होता है। सेम इसी तरह जब ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है तो फ्री फॉल करते हुए कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है इसके साथ कि जो इस पे ऐसे अपवर्ड फोर्स लगा रही हो, तो इस वजह से इसको अपना वेट क्या है, 0 फील होता है। कौन सा, अपेरेंट वेट, इसको क्या वो फील होता है, 0 फील होता है। इसी तरह जो सैटेलाइट होती हैं जो ऐसे अर्थ के गिर्द से रिवॉल्व कर रही होती हैं, उसमें जो बंदे बैठे हुए होते हैं वो हवा में उड़ रहे होते हैं सैटेलाइट के अंदर ही। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना वेट फील ही नहीं होता, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स ही नहीं है, कोई रिएक्शन की फोर्स ही नहीं है। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है
कोई भी ऑब्जेक्ट है जो फ्री फॉल कर रहा है उसका वेट 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई रिएक्शनल फोर्स नहीं होती, कोई कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं होती जिसकी वजह से वो अपना वेट फील कर सके। तो वो सैटेलाइट में क्या करेगा, ऐसे हवाओं में उड़ेगा, और वो ही नहीं, उस सैटेलाइट में जो भी चीज़ पड़ी हुई है वो सारी हवा में उड़ेगी। ओके हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है, व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। इसको भी एक्सप्लेन करते हैं, बल्कि इसमें एक और भी चीज़ याद रखें कि जब ये ऐसे फ्री फॉल कर रहा है तो इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है, और जब भी a = g होगा तो जो वेट होता है वो 0 होता है। रियल एंड अपेरेंट वेट में भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि t = क्या था, mg माइनस ma, और जब एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाता है, a = g हो जाता है, तो mg माइनस mg हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और उस केस में यही टेंशन क्या थी, अपवर्ड लगने वाली फोर्स थी, जिसकी वजह से वो वेट था, जब यही 0 होगी तो अपेरेंट वेट 0 हो गया। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं कोई भी सैटेलाइट है अगर वो फ्री फॉल कर रही है तो वो वेट लेसनेस की कंडीशन में होती है, उसका वेट 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से पढ़ लेते हैं कि व्हेन मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसिकल इन व्हाट डायरेक्शन डज इट फ्लाई, एक्सप्लेन। कहता है कि कोई भी मड है वो मूविंग बाइसिकल से क्या कर रहा है, ऐसे फ्लाई कर जाता है, तो वो किस डायरेक्शन में फ्लाई करेगा। तो देखिए पहले इसकी ना सिचुएशन को समझते हैं, बाद में देखते हैं कि इसने क्या कहा हुआ है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी मड है, मतलब मट्टी है, मूविंग बाइसिकल के साथ क्या करिए, ऐसे चिपकी हुई है, मूविंग बाइसिकल के टायर के साथ क्या की है, चिपकी हुई है। और पता है ना, कभी बारिश वगैरह हो तो टायर के साथ कीचड़ सा लग जाता है, ऐसे ना उसके साथ चिपक जाता है। तो ये वही मड है जो क्या कर रहा है, इस टायर के साथ चिपका हुआ है। क्यों चिपका हुआ है? क्योंकि मड और टायर के दरमियान एडहेसिव फोर्स है। क्या है? एडहेसिव फोर्स है, और एडहेसिव फोर्स में चिपकने वाली फोर्स है, जिसकी वजह से इस मड को, अगर हम इतना सा सिर्फ कर लें, इस मड को एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये इसके साथ सर्कल में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है टायर के साथ साथ। अब जब जो एडहेसिव फोर्स है टायर और मड के दरमियान जब कम हो जाती है, आपको पता है जब मड जो है वो कीचड़ जो है जब सूख जाता है तो क्या होता है, जब साइकिल चलती है तो वो टायर से उतरना शुरू हो जाता है। तो ये जो एडहेसिव फोर्स है टायर और मड के दरमियान जब ये कम हो जाती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो उस पर लग रही होती है वो भी आप समझ लें कि वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जब वो एडहेसिव फोर्स कम होती है तो इस मड को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलती सर्कल में मूव करने के लिए, लिहाजा ये टायर को छोड़कर फ्लाई कर जाता है, टायर के छोड़कर चला जाता है। अब पूछा ये गया है कि टायर को छोड़कर किस डायरेक्शन में जाएगा, भाई वो अलोंग द टेंजेंट जाएगा। बस फॉर एग्जांपल ऐसे टायर मूव कर रहा है और यहां पे आकर ये टायर से उतर गया, ये मड टायर से उतर गया, तो ये इस डायरेक्शन में फ्लाई, ऐसे से टायर मूव कर रहे हैं ना, तो ये अलोंग दी टेंजेंट मूव कर जाएगा। तो आपने कहना है कि द मड फ्लाइज अलोंग दी टेंजेंट, क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस कम हो गई हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्सेस को अप्लाई नहीं हो रही, लिहाजा ये अलोंग दी टेंजेंट फ्लाई कर जाएगा, अलोंग दी टेंजेंट ये मड मूव कर जाएगा टायर से उतर के। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ डिस्क एंड अ हूप स्टार्ट्स मूविंग डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन at the same time which one will be moving faster on reaching the bottom। inclined plane पे डिस्क और हूप मूव कर रहे हैं, inclined plane पे क्या हो रहा है, डिस्क और हूप मूव कर रहे हैं, तो कहता है कि बॉटम पे कौन सबसे पहले पहुंचेगा, मतलब डिस्क और हूप में किसकी स्पीड ज्यादा होगी और कौन जो है फिर बॉटम पे जल्दी पहुंचेगा। तो वो चीज देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन है जिसके ऊपर ये क्या है, हूप है, और हूप के साथ ये क्या है, डिस्क है, ये क्या है, डिस्क है, और दोनों को हमने ऐसे ऊपर से छोड़ा। कहता है बॉटम पे कौन सबसे पहले पहुंचेगा, मतलब इन दोनों में स्पीड का किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं। स्पीड ऑफ डिस्क निकालने का फार्मूला क्या था, v = 4/3gh, ऐसे ही है ये किस डिस्क के लिए, और हूप के लिए हम किस फार्मूले से निकालते हैं, GH, ऐसे ही है। तो देखें
जब हम स्क्वायर रूट 4/3 का आंसर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.15 स्क्वायर रूट जी एच, मतलब स्क्वायर रूट 4/3 करें ना तो 1.15 आएगा, और स्क्वायर रूट जी एच उसी तरह। और इसके साथ क्या है, इसके साथ अगर हम बाहर 1 लगा दें तो ये क्या है स्क्वायर रूट जी एच, ऐसे ही है। अब यहां पर देखिए इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसके साथ 1 है, ओके हो गया। यहां पर देखिए 1 बड़ा होता है या 1.15 बड़ा होता है, भाई 1.15 बड़ा होता है 1 से, इसका मतलब है स्पीड ऑफ डिस्क ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ हूप कम होगी, स्पीड ऑफ डिस्क ज्यादा, स्पीड ऑफ हूप कम होगी। यानी बॉटम पे जो सबसे पहले पहुंचेगा वो डिस्क पहुंचेगी, उसके बाद हूप पहुंचेगा। तो स्पीड ऑफ डिस्क इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ हूप, और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम थोड़ी सी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की भी बात कर लेते हैं कि जो हूप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना वो कितना होता है mr², और जो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है 1/2 mr²। अब दोनों में से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे बताएं किसका ज्यादा है। भाई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा हूप का है, उससे कम डिस्क का है, और स्पीड डिस्क की ज्यादा है, हूप की कम है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए याद रखें कि जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है ना, जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है उसकी जो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाती है, और जिसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होती है। इस वजह से डिस्क की जो स्पीड है वो ज्यादा है, हूप की जो स्पीड है वो कम है। ओके हो गया। तो ये आपने सिर्फ यहां तक करना है, ये रिलेशन बताना है, और थोड़ा बहुत इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का भी बता ही देना है जस्ट एक लाइन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ स्टूडेंट होल्ड्स 2 डंबेल विद स्ट्रेच्ड आर्म व्हाइल सिटिंग ऑन अ टर्नटेबल. He is given a push until he is rotating at a certain angular velocity. The student then pulls the dumbbell towards his chest. What will be the rate of rotation? कहता है कि एक स्टूडेंट है जो गोल गोल घूमने वाली गोल गोल घूमने वाली चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। कहता है कि पहले उसने डंबेल इस तरह से पकड़े, गोल गोल ऐसे घूम रहा है चेयर पे, क्या कर रहा है गोल गोल घूम रहा है। पहले उसने डंबेल इस तरह से पकड़े, फिर उसे डंबेल इस तरह से पकड़ ले, तो कहता है उसकी रोटेशन यानी एंगुलर वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखते हैं क्या फर्क पड़ेगा। देखिए इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया होता है mr², और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमें क्या कहता है कि I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब गौर से इधर सुनना है, देखिए जब तो उसे डंबेल इस तरह से पकड़े हुए हैं ना, तो उसका ये जो सेंटर से जो डंबेल तक का डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि R ज्यादा है, और अगर R ज्यादा है इसका मतलब है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो तो याद रखें एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाती है। मतलब जब उसने इस तरह से डंबल पकड़े हुए हैं तो ये जो उसकी रोटेशन की जो हमारे पास स्पीड है वो कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है, और इनर्शिया जब भी ज्यादा होगा एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इन दोनों की प्रोडक्ट सेम रखनी है। अच्छा, अब उसने क्या किया, इन डंबेल्स को ऐसे पकड़ लिया, और जब ऐसे पकड़ लिया तब वो जो रेडियस है वो क्या हो गया, कम हो गया। और जब रेडियस कम हो गया, रेडियस मतलब जो उसका सेंटर से डिस्टेंस है वो जब कम हो गया तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। और याद रखें जब भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब उसने, इसलिए इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आती है, हमेशा सेम आती है। जब उसने इस तरह से किया हुआ है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, एंगुलर वेलोसिटी कम, ऐसे रोटेट करते हुए। और जब उसने ऐसे कर लिया है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। मतलब जब उसने डंबल ऐसे करके पकड़ लिए अब वो ज्यादा स्पीड से घूमेगा, और जब उसने ऐसे करके पकड़े तब वो ऐसे आराम से घूमेगा। घूमते घूमते एकदम से उसने ऐसे किया, एकदम से स्पीड पकड़ जाएगा। ठीक है, इनर्शिया क्या हो गया, कम हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये चीज याद, बस ये रिलेशन, इस क्वेश्चन के लिए बस ये रिलेशन याद रखें, ये रिलेशन आई ज्यादा एंगुलर वेलोसिटी कम, आई कम एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि इस चैप्टर नंबर 5 का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिक्वायर्ड
फॉर ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन, ग्लोबल कवरेज ऑफ टीवी ट्रांसमिशन के लिए मिनिमम कितनी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड हैं जो कि पूरी अर्थ को कवर कर सके। तो देखिए अब पहले भी हम इसको पढ़ के आ चुके हैं कि मिनिमम 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं पूरी अर्थ को कवर करने के लिए। तो देखिए किस तरह से कि अगर हमारे पास ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ के अगर हम वो टोटल इसी एंगल की बात करें तो कितने डिग्री बनते हैं, 360 डिग्री बनते हैं, ऐसे ही है। तो कितना यहां पर अगर एक सैटेलाइट है ना तो वो जो अर्थ का कवर करेगी वो 120 डिग्री अल्टीट्यूड कवर कर लेगी, मतलब 120 डिग्री तक इसका क्या कर लेगी, कवर कर लेगी, ऐसे ही है। इसी तरह कोई सैटेलाइट फॉर एग्जांपल है यहां पर होगी, यहां पर होगी, वो इतनी का कवर कर लेगी, ठीक है। कोई हो सकता है यहां पर हो तो वो इतनी कवर कर लेगी, ऐसे ही है ना। यानी कि ये जो सैटेलाइट है ना, ये जो सैटेलाइट है ये 120 डिग्री तक अल्टीट्यूड कवर कर रही है, ये जो सैटेलाइट है ये भी 120 डिग्री तक अल्टीट्यूड कवर कर रही है, ये जो सैटेलाइट है ये वाली ये भी 120 डिग्री तक आ रही है। तो 120 120 120 360 बन गया। यानी कि पूरी अर्थ को कवर करने के लिए 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इनफ होती हैं। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का भी आपको बता चुके हैं कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के एक रोटेशन के टाइम पीरियड के इक्वल होता है, इस वजह से हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। तो 3 मिनिमम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स इनफ हैं। तो ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन। होप सो कि आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन आसानी से समझ आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।